गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप लोगों के लेकर आए हैं बहुत ही बड़ी नोटिफिकेशंस, बिग नोटिफिकेशंस। खास करके नोटिफिकेशंस उन बच्चों के लिए है जो ह्यूमैनिटीज पेपर को अपना ड्रीम और अपना सपना बना चुका है, इसलिए कि हमें यूपीएससी करनी है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि जो नोटिफिकेशंस लेकर आया हूँ उस नोटिफिकेशंस को हमने दो भागों में बांट दिया। एक क्लास 12th के बच्चों को लेकर के और एक बिगिनर वाले बच्चों को लेकर। बिगिनर का मतलब ये है जो इस बार क्लास 10th के स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड पास करने के बाद उन्होंने ये सोच रखा कि हमें ह्यूमैनिटीज लेनी है और हमें ह्यूमैनिटीज फील्ड में आगे बढ़ना है। तो जब आगे बढ़ना है ह्यूमैनिटीज फील्ड में तो मैं सिंपल बता दूं कि आपको ह्यूमैनिटीज लेने के बाद आपका जो पढ़ने का जो तरीका है ना वो पूरा बदलना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज ले लेते हो जैसे तैसे पढ़ रहा होता, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता भी हूँ, पढ़ने का ना कोई ढंग है ना कोई लॉजिक है। अगर आप इसे बोल दो तो उसको ये लगता है कि आप क्यों बोल रहे हो, आप क्यों नहीं कर लेते हो। तो बड़ा ही दिक्कत की बात होता है, आप इसे बोल भी नहीं सकते हो। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि पढ़ने की जो तरीका है वो आपको बदलना पड़ेगा। जनरल जैसे जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दूं कि जो कोल्ड ड्रिंक है, आप सिंपल समझो ना, जो कोल्ड ड्रिंक है एक व्यक्ति इसलिए पी रहा होता है कि बहुत गर्मी है, बस ठंडा हो जाए, कुछ ठंडा हो जाए। एक व्यक्ति उस कोल्ड ड्रिंक को ठंडा होने के लिए नहीं पी रहा होता है, बस ठंडा हो जाए। वो व्यक्ति उस कोल्ड ड्रिंक को इसलिए पी रहा होता है क्योंकि उसको स्वैग मिले, डर के आगे जीत है। आप बात को समझो, एक व्यक्ति क्यों पी रहा है कोल्ड ड्रिंक, इसलिए पी रहा है ना कि उसको बस ठंडा हो, कुछ ठंडा हो जाए। और एक व्यक्ति क्या पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक इसलिए पी रहा है ना कि डर के आगे जीत है। तो कहने की लॉजिक आप ये समझो, अगर आपने ह्यूमैनिटीज पेपर को ले रखा है तो आपका भी फीलिंग ऐसा वाला ही होना चाहिए, डर के आगे जीत है। इसलिए नहीं कि ह्यूमैनिटीज से बस पास होने के लिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीना बस ठंडा लगे, तो इसलिए नहीं कि बस को हमने ह्यूमैनिटीज इसलिए ले रखा है कि हमें पास होना है। आपको भी ये वाले जो फीलिंग है ना, डर के आगे जीत है, वो फीलिंग लाना पड़ेगा। और वो फीलिंग का मतलब ये होता है कि आपका पढ़ने के तरीका जो है पूरा बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोल्ड ड्रिंक तो सब पी रहे हैं ठंडे होने के लिए, तो पास तो सब हो रहे हैं, सबके पास डिग्री आ रहे हैं, तो डिग्री लेकर करोगे क्या? क्योंकि यूपीएससी डिग्री का बेसिक जो है उसका डिमांड करता है। यूपीएससी ब्रेन का डिमांड करता है। ब्रेन का मतलब होता है लॉजिक, ब्रेन का मतलब होता है रैशनलिटी, सोचने की जो आपकी कैपेसिटी है, जो आप किसी भी चीज को किस लेवल से आप सोच रहे हो, सोचने का पर्सपेक्टिव क्या है, एटीट्यूड क्या है, वो उसका डिमांड करता है। तो आपका जैसे पढ़ तो डेमोक्रेसी सब रहा है, तो आपका पढ़ने का जो मतलब होना चाहिए डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को लेकर के, वो कैसा होना चाहिए। तो मैं इस पे ही बात कर रहा हूँ। तो मैं अच्छे से आप लोगों को अच्छे से समझा दूं कि बिगिनर स्टूडेंट के लिए और क्लास 12th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो कितना हेल्पफुल होने जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को अगर देख पा रहे हैं तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं अच्छे से समझा दूं, फिर ये भी समझा दूंगा कि कब न्यू बैच शुरू होने जा रहा है। तो मैं अच्छे से समझा दूं कि नोटिफिकेशंस क्या है। आप बेसिक समझने की कोशिश करना। पहले तो मैं क्लास 11th की बच्चे की बात कर लूँ, उसके बाद मैं 12th की बच्चे की मैं बात कर लूँगा, ठीक है। तो क्लास 11th वाले बच्चों को लेकर के मैं ये बता दूँ कि मान लो सपोज करो कि ये कोई इस बार अगर आपने स्टेट बोर्ड से, स्टेट बोर्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे बिहार बोर्ड है या आपका यूपी बोर्ड होगा, जो भी स्टेट का अपना बोर्ड है, या मान लो आपने सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई वगैरह बोर्ड से आपने मतलब सेंट्रल बोर्ड से आपने अगर एग्जाम दे रखा है, एग्जाम दे दिए, 10th पास हो गए, और बहुत सारे बच्चों ने ये सोच लिया कि भाई साहब हमें तो यूपीएससी करनी है, तो हमने ह्यूमैनिटीज ले लिया। अब ह्यूमैनिटीज ले लिए तो फिर कैसे पढ़े? तो फिर अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में भी चले गए तो फिर पढ़, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो फिर पढ़ क्या करें नहीं करें, बहुत सारे सवाल होते हैं। क्या करें, कोचिंग ले या ना ले, पढ़ने का लॉजिक क्या होना चाहिए, कैसे हमें अपने आप में इम्प्रूव कैसे करना चाहिए, क्या है पूरे सिलेबस, क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तो मैं सिंपल बता दूं, जो बच्चे बिगिनर हैं, जो बच्चे इस बार 10th एग्जाम दे रहे होंगे या पास हो गए होंगे और ह्यूमैनिटीज पेपर को उन्होंने चुन रखा है,
उन्होंने ये सोच रखा नहीं हमें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो भाई सिंपल समझ जाओ, अगर आपने ह्यूमैनिटीज ले रखा है और आप ह्यूमैनिटीज इसीलिए लिए हो कि हमें जनरली ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जाना है, इंडिया के जो टॉप जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें हमें जाना है, उस इंस्टीट्यूशंस में हमें कुछ खास करना है, तो अगर आपने सोच रखा है तो ये जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो आपसे ब्रेन मांगती है, वो इंस्टीट्यूशंस आपसे आइडियोलॉजी मांगती है, ये इंस्टीट्यूशंस आपका पर्सपेक्टिव मांगता है। पर्सपेक्टिव का मतलब ही, आइडियोलॉजी का मतलब, रैशनैलिटी का मतलब ये होते हैं कि आप उसके उस सिस्टम को लेकर के आपका सोच क्या है और आप उस सिस्टम के माध्यम से किस टाइप के रिफॉर्म लाना चाहते हो। तो जनरली क्या होता है कि जब रिफॉर्म लाना किस टाइप से चाहते हो, सिस्टम्स की बातें आती है, तो ज़्यादातर ये जो बातें होते हैं ये आपका एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना होकर, आपको कॉम्प्लेक्स तो लगेगा लेकिन कॉम्प्लेक्स ना होकर के ये बहुत सारी चीज़ों का एक मिश्रण होता है, जिसमें आपको साइंटिफिक भी आ जाते हैं, ह्यूमैनिटीज भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ आ जाते हैं। तो हमारे जो पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल सभी से अलग होना चाहिए। मैं सिंपल बता दूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे जो कोल्ड ड्रिंक पीने का जो तरीका होना चाहिए वो बहुत ही सही में स्वैग के लिए, तो पढ़ना भी हमें अपना स्वैग के लिए चाहिए। स्वैग मतलब अपने अंदर की जो इंटरनल एनर्जी है खास करके उसके लिए पढ़ना चाहिए। जो आपका इंटरनल एनर्जी ये कह रहा है कि हमने ह्यूमैनिटीज लिया ही किस लिए, तो आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जो आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं तो इसलिए लिया हूँ, तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करें, तो जैसे मान लीजिए कि आप जब क्लास 10th पास होकर आपने ह्यूमैनिटीज ले रखा है और आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आपने चूज कर लिया, तो आप सिंपल सोच लो, अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट को चूज कर लिया तो फिर क्या करें, कैसे पढ़े। तो मैं बता दूं, क्लास 11th एंड क्लास 12th, फिर से सुन लेना, बस 2 साल पढ़नी है, क्लास 11th एंड 12th। अगर आपने ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में जाना है ना और आपको चाहते हो कि जीएस पे कंट्रोल हो, तो स्वैग से पढ़ना पड़ेगा। और कितने साल, 2 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, खास करके 11th एंड 12th, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये आपका बैकबोन है, बेसिक समझने की कोशिश करना। अगर आपने 11th एंड 12th अच्छे से नहीं पढ़ा है ना तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आपको, खास करके ह्यूमैनिटीज वाले। ह्यूमैनिटीज जो है, अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर ह्यूमैनिटीज में फिर आप दोबारा फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर से आपको शुरू से रिवाइज करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपने पहले से ही जब ह्यूमैनिटीज ले रखा है तो पढ़ने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। और ये 2 years आपके लिए सबसे बड़ी, मतलब ये बैकबोन साबित होने वाला है, क्योंकि इसी से आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दरवाजे भी खुलेंगे। 12th पास होने के बाद आपको इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में जाओगे ना, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा, तो फिर आपका डोमेन सब्जेक्ट जो डीयू होता है वो डोमेन सब्जेक्ट मांगता है, लैंग्वेज मांगते हैं। तो डोमेन मतलब क्या होगा, जो आपका मेन पेपर होंगे उससे पूछे जाएंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो फिर डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपका जो पढ़ने के तरीका है वो बदलना पड़ेगा। तो क्लास 10th अब जनरली में ये, आप बहुत सारे बच्चे डर गए होंगे भाई बहुत सारा पढ़, कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपके अपनी एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़नी है। जैसे मैं आपको सिंपल एक उदाहरण दूं, कि एक बेसिक में आपको उदाहरण देने की कोशिश करूं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी का किताब है, जैसे मैं आपको बताऊं, तो जब आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस बुक को देख पा रहे होंगे, ये पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11th की। तो जब आप मान लीजिए, सपोज करो कि आप पोल साइंस अगर आपका क्लास 11th में, सपोज कीजिए, मैं हर किताब के बारे में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए क्लास 11th में आपका पोल साइंस है, तो क्या करें। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं इस वाले बुक को फोकस ही नहीं करते। क्लास 11th में पोल साइंस में 2 बुक है, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो बहुत सारे बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं या जो भी हो, लेकिन इस बुक को वो इतनी, मतलब इंफीरियर, इस बुक को पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में वो पढ़ते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि बुक में क्या है नहीं है। तो मैं ये बता दूं, आज जो आप जिस मॉडर्न सिविलाइजेशंस को देख रहे हो, जो आधुनिक सभ्यता को आप देख रहे हो ना, जिसमें इतने सारे आइडियोलॉजी, थॉट, पॉलिटिकल थॉट, इतने सारे राजनीतिक जो विचार देख रहे हो, ये होना चाहिए, ये राजनीतिक विचार, डेमोक्रेसी, मोबोक्रेसी, मेडियोक्रेसी, इतने सारे जो राजनीतिक विचार दिख रहे हो, ये जो मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन में, तो पहले ये सोचो, जो आज की आधुनिक सभ्यता है, यहाँ पे इतने सारे राजनीतिक विचार कहाँ से आए। क्या डेमोक्रेसी के अलावा, डेमोक्रेसी के अल्टरनेटिव भी कोई ऐसे व्यवस्था हो सकती है, क्या संभव है, क्या आपने सोचा है,
कि आने वाले टाइम में क्या होगा। क्योंकि मैं सिंपल बताऊं, जब हम प्राचीन अगर मैं आप एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन में जाओ, अगर आप समझने की कोशिश करोगे प्राचीन मानवीय सभ्यता की ओर बढ़ो, तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था क्या था, लोग यहाँ पे कैसे सोचते थे, यहाँ पे शासन कैसे होता था, क्या वहां पे राज्य होते थे, क्या वहां पे ब्यूरोक्रेसी होता था, तो वहां की राजनीतिक व्यवस्था क्या था उस समय, प्राचीन जो मानव सभ्यता था वो कैसे अपने आप को रेगुलेट करते थे, अपने आप को कैसे वो एक अपने आप को कैसे वो कंडक्ट कैसे करते थे, कंडक्टिंग मेथड क्या था, वो बहुत बड़ी सवाल है। और आज जो आप लोग आज के वर्तमान टाइम में आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आखिर इतने सारे आइडियोलॉजी कहाँ से है, ये पूरी आइडियोलॉजी इस किताब में, पूरी आइडियोलॉजी। अगर आप इस बुक को पढ़े ही नहीं हो तो आप रट्टूमल हो, एक तोते बन चुके हो। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी लिखा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ दूं कि जो राइट टू इक्वालिटी जो प्रिंसिपल है वो कैसे आया, किस दार्शनिक ने इस बात को कहा था और क्यों कहा, क्यों इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, राइट टू इक्वालिटी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इक्वालिटी जैसे सिद्धांत को दिया गया, कौन थे, क्यों दिया, क्या एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन में क्या इक्वालिटी नहीं था, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, लिबर्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी, फ्रेटर्निटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जितने भी थॉट है आज जो आप जो मॉडर्न सिविलाइजेशन देख रहे हो ना, तो ये प्राचीन सभ्यता से लेकर के, कहने की लॉजिक ये समझो, एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेकर के मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन तक जो हम आए हैं आज, और हमारे पास इतने सारे राजनीतिक जो पर्सपेक्टिव है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, राजनीतिक अवधारणाएं हैं जो आप देख रहे हो, ये यहां से यहां तक चल के आया है। और इसमें जितने भी दार्शनिक आए, जितने भी मानव आए, अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स आए, उन्होंने जो बात कही, उनका जो सोच है, बड़े बड़े फिलोसफर का, इस सभी यहां दिया गया। कैसे समाज बदला, कैसे दुनिया में खास करके अधिकारों को लेकर के क्रांति हुआ। जैसे आपने फंडामेंटल राइट, बहुत सारे बच्चे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रखा है, रट्टे मार रखा है, लेकिन उससे बेसिक पूछ दो कि फंडामेंटल राइट्स की डॉक्ट्रिन्स क्या है, क्यों दिया गया, इसकी पर्सपेक्टिव क्या है, तो उसको ये पता नहीं होता है। बस ये पता होता है आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा और ये कौन थे। तो ये जो किताब है ना, मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूँ तो ये किताब आपके जो पॉलिटिकल, जो आपके जो ब्रेन में जो एनालिसिस, खास करके जो रेशनल प्रॉपर्टीज है, सोचने जो रेशनल थिंकिंग है, जो कॉन्शस है, उसको डेवलप करेगी। क्योंकि इसमें दुनिया के सभी दार्शनिकों के बारे में दिया गया, दुनिया के जितने भी दार्शनिक जो भी आए, खास करके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, सबका सोच, सबकी आइडियोलॉजी, सबकी पर्सपेक्टिव इस किताब में। और जब इस किताब को आप पढ़ोगे तभी तो समझोगे ना कि इनका ये आइडियोलॉजी क्यों था, और क्या इनके आइडियोलॉजी के अल्टरनेटिव कोई आइडियोलॉजी था, क्यों कैपिटलिज्म के एंगेंस्ट में सोशलिज्म क्यों आया। क्योंकि देखो, जो भी एक्शंस होता है ना, उसका रिएक्शंस पक्का होता है। तो ये बातें आपको समझना पड़ेगा। तो इस किताब को बहुत सारे बच्चे इन्फीरियर समझ के पढ़ता ही नहीं है, ये तो बहुत, लेकिन यही किताब आपके जो सोचने की पैटर्न है ना, उसको डेवलप करेगा। क्योंकि जब आप दार्शनिकों को पढ़ोगे तो उसको आप समझोगे कि आखिर उस समाज में आखिर उन्होंने इस टाइप के चिंतन क्यों कर रहे थे। तो ये पूरे प्राचीन मानव सभ्यता से लेकर के, एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशन से लेकर के मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन तक की पूरी जर्नी इस किताब में है, जो आपको मिल जाएगा। आज से 600 BC में क्या हुआ था, किस प्रकार के थॉट था, क्या उस समय राजनीतिक अवधारणा क्या थी, लोग कैसे रहते थे। आज हम लोग मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, लेकिन क्या आज से 2600 साल पहले कैसे रहते थे, क्या था उस समय की विचार, कौन थे सोक्रेटिस, सुकरात कौन थे, प्लेटो कौन था, एरिस्टोटल कौन थे, मैकियावेली कौन थे, रोसो कौन थे, कांट कौन थे, वोल्टेयर कौन थे, क्यों सेपरेशन ऑफ पावर की आवश्यकता पड़ा। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं
जब आप ये पढ़ोगे तो आपका जो पैटर्न है ना, आप पढ़ने का जो तरीका भी होना चाहिए इसी तरीके से होना चाहिए। क्योंकि देखो, डेमोक्रेसी सब पढ़ रहा है, कोई डेमोक्रेसी इसलिए पढ़ रहा है कि डेमोक्रेसी का उत्पत्ति कहाँ हुआ, डेमोक्रेसी का विचार कहाँ है, तो बस आप बस खाना पूर्ति कर रहे हो, बस आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो। आपका जो मतलब आप जो डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो, तो आपके पढ़ने का जो लॉजिक होना चाहिए ना, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्यों आया, क्या लोकतंत्र के अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता था कि लोकतंत्र ही क्यों, क्या लोकतंत्र से पहले क्या था, सो लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ गया। तो आपको हर कुछ समझना पड़ेगा, पढ़ने की जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा। तो बेसिक बातें आप समझ पा रहे हो। तो जैसे मैं पॉलिटी को लेकर के बताया हूं, उसी तरीके से मैं आपको और भी किताबें जो मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये ज्योग्राफी की पुस्तक है। अब ये ज्योग्राफी तो आपको यहां से समझना पड़ेगा ना कि आप जहां रह रहे हो कैसे बना। आप जो देख रहे होंगे नेचर में बहुत सारी चीजें आपको दिख पा रहा होगा। नेचर एक मिथ है, नेचर एक एक बहुत सारे लोगों के लिए नेचर एक मिथ भी है, नेचर एक रियलिटी भी है। अभी क्या है, मैं तो पूरे के पूरे अच्छे से मैं आपको इस पे एक अच्छे खासे लेक्चर हो सकते हैं, 2 घंटा के लेक्चर हो सकते हैं, 1 घंटा मैं इस पे भी लेक्चर लेकर आऊंगा अच्छे खासे। अब तो कंटिन्यू में इस पे आप तो आपके लिए लेक्चर आते रहेंगे और अच्छे अच्छे लेक्चर आते रहेंगे। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये आपके आसपास पूरे के पूरे सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ कैसे बना, अर्थ पे ये प्लेट्यूज कैसे बने, हिल्स कैसे बने, माउंटेन कैसे बने, क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक, भूकंप क्यों आते हैं, इस सूर्य क्या क्या प्रॉपर्टी है, सन क्या होता है, मार्स का क्या प्रॉपर्टी है, ये सब बना कैसे, बिग बैंग क्या है, दुनिया कैसे बना, समय की शुरुआत कैसे हुआ। तो बहुत सारी चीज है जो आपको यहां पढ़नी है। तो कहने के लॉजिक है, आपके पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो मैं फिर से बता दूं, वो बच्चे जो इस बार क्लास 10th को खास करके पास कर लिए और ह्यूमैनिटीज को पेपर को उन्होंने ले रखा है, तो आपसे समझ जाओ कि आपका जो क्लास 11th है और जो क्लास 12th है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे मिस तो बिल्कुल मत करो और पढ़ने का पैटर्न भी बदल लो। क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है ना कि आपने ह्यूमैनिटीज पेपर इसीलिए लिया है ना कि आपका यूपीएससी करना है, तो फिर आपने जब यूपीएससी करना है तो सोच भी उसी तरीके से रहना होगा ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो बस ठंडा होने के लिए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो फिर कोई फायदा ही नहीं, बस पढ़ने पास हो जाए, 12 पास हो जाए इसीलिए बस हमको पढ़ना है, तो फिर कोई फायदा ही नहीं पढ़कर, वैसे ही बैठे रहो पास हो जाओगे। लेकिन आपने ये सोचा नहीं कोल्ड ड्रिंक इसलिए पीना कि स्वैग आना चाहिए, गर्मी में भी स्वैग आना चाहिए, ठंडा होना नहीं है, डर के आगे जीत, इसलिए आपने कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। तो फिर आप पढ़ाई भी इसीलिए करो ना। कहने की लॉजिक जो आपके एनसीईआरटी पढ़ने के जो तरीका होना चाहिए स्वैग वाली होना चाहिए, हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एनसीईआरटी सब कुछ है, मदर एंड फादर ऑफ ऑल एग्जाम में सिंपल बता दो, एनसीईआरटी इंडिया की जितनी भी एग्जाम है इसके लिए मदर एंड फादर है, मतलब माता पिता है। आप इसको सुबह शाम उठो प्रणाम करते रहो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक, इसमें हर बात ही दी गई है। इसमें पूरी बातें छोटी छोटी क्लिप में दिया गया लेकिन सब कुछ दिया गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 10th पास होने के बाद अगर आपने सोच रखा है तो फिर आप का पढ़ने का जो आइडियोलॉजी है, पढ़ने का जो वे है वो बदलना पड़ेगा। और पढ़ाई का जो तरीका होना चाहिए कंप्लीट रेशनल, तार्किक होना चाहिए। मैं बता दूं यहाँ पे जो पढ़ाई के जो तरीके होना चाहिए आप लोगों का, पूरे के पूरे रेशनल्स होना चाहिए, कंसेप्चुअल्स होना चाहिए, और कंसेप्ट के साथ साथ जब आप पढ़ रहे हो तो आपका पैटर्न भी आपके ड्रीम के साथ होना चाहिए। मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूं, अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो आपका पैटर्न भी आपके ड्रीम के साथ होना चाहिए। ड्रीम कुछ और है, पढ़ कुछ और तरीके से रहे तो फिर पढ़कर कोई मजा नहीं आएगा। तो आप अपने पढ़ाई में तार्किकता को तो जोड़िए लो। जब आप पढ़ेंगे तो कोई भी टर्म को पढ़ने के बाद समझेंगे ना कि इसके पीछे की लॉजिक क्या है, क्यों कहा जा रहा है, क्या गलत है क्या सही। क्योंकि ह्यूमैनिटीज में एक पर्सपेक्टिव बनाना ही नहीं है, अलग अलग थिंकर का अलग अलग सोच होंगे, और उस थिंकर ने उस समय में ये बात क्यों कहा, तो एक कंसेप्ट भी डेवलप करना पड़ेगा। और पैटर्न आपको इस वाले पैटर्न पे रखना पड़ेगा कि इसका डिमांड क्या है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 10th जो बच्चे इस बार कर लिए हो कर लेंगे,
एग्जाम दे रहे होंगे या दे दिए होंगे, तो उन बच्चों के लिए न्यू बैच, फ्रेश बैच अप्रैल में, खास करके 2 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। तो मैं बेसिक बता दूं, एक बैच हम लोगों का 25 मार्च को शुरू होने जा रहा है। मैं सिंपल बता दूं, हम लोग 2 बैच, एक बैच तो 25 मार्च को शुरू होने जा रहा है और दूसरी बैच 2 अप्रैल को शुरू होने जा रहा है। तो अगर अभी तक आप इनरोल नहीं किए हो तो आप इनरोल कर लो, ठीक है। आपको पूरे के पूरे पैटर्न बताए जाएंगे, पूरे वर्कशॉप होगा, पढ़ना कैसे चाहिए, पूरे में A to Z जो सवाल पूछे जाते हैं मैं सबसे आपको परिचय करवाऊंगा कि आखिर कैसे पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका क्या होता है, मैं हर कुछ आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला। तो वर्कशॉप जो है वो 2 अप्रैल को ही होगा। तो मैं बेसिक बता दूं, जो इस बार के बच्चे, जो 10th वाले बच्चे, मैं इसके लिए सबसे बड़ी बात, 2 अप्रैल को वर्कशॉप होने जा रहे हैं ह्यूमैनिटीज पेपर वाले बच्चों के लिए। तो बेसिक आप इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग खास करके क्लास 12th वाले बच्चों को लेकर के। अब क्लास 12th के बच्चों के साथ क्या दिक्कत है, मैं इस पर भी बात कर लो। जो बिगिनर है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छे गाइडलाइन की आवश्यकता होता है और अच्छे टीचर की आवश्यकता। अगर ये सब कुछ है तो कोई चीज़ की दिक्कत है ही नहीं है, तो आपका जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छा खासा स्मूथली चल रहा होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है जो बिगिनर से। लेकिन जो बच्चे क्लास 12th अब बूढ़े हो चुके हैं, मतलब कहने के लॉजिक, अभी ग्रेजुएट नहीं होगी, बूढ़े हो गए, ग्रेजुएट वाले फील्ड में जाएंगे तो उस लेवल पे वो बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों से अगर तुलना किया जाए 11th वाले 10th वाले बच्चों से, तो आपके लिए वो बूढ़े हो चुके हैं, खास करके 12 के बच्चे। तो अब वो क्या करें, 12 के बच्चों के साथ जनरली बहुत सारे बच्चे ये होते हैं ना कि बड़ा लेट होते। लेट का कब कहने का लॉजिक ये है कि नहीं यार 12 से पूछे जाते हैं, बस 12 में पढ़ लूंगा। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो ये जनरली सोचते हैं नहीं, बस बोर्ड वर्क के लिए होता है, इसमें पढ़ लूंगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो फिर क्या करें। तो उनके लिए 13 मार्च को एक न्यू बैच और फ्रेश बैच की शुरुआत होने जा रहा है। एक बेसिक बता दो, जो आपके जो क्लास 12th है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th एंड 12 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें फिर से बताऊँ, 11th एंड 12 दोनों बैकबोन है। लेकिन अब ठीक है, आपने 11th नहीं पढ़ा तो 12 भी बेकार नहीं होना चाहिए ना, 12 तो कम से कम अच्छा होना चाहिए। तो एक फ्रेश बैच 13 मार्च को शुरू होने जा रहा है, जहाँ पे हम लोग इन डिटेल डिस्कशन करेंगे पूरे वर्कशॉप में, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी क्लास 12 की जो पूरी एनसीईआरटी है, खास करके आप बात करोगे हिस्ट्री को लेकर के, तो पूरा का पूरा ये आपको जनरली इंडियन हिस्ट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जो देखोगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करोगे तो पूरे के पूरे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को पढ़ना है। देश कैसे बना, राष्ट्र का निर्माण कैसे हुआ, नेशंस बिल्ड कैसे हुए। जब नेशन बिल्ड हुआ तो उस नेशन को चलाने के लिए, उस राष्ट्र को चलाने के लिए, अच्छे से रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन कमीशंस कैसे आया, प्लानिंग कमीशंस कैसे आए। तो पूरी की पूरी ये एक प्रकार का आपका एक बेस है, क्योंकि आप क्लास 11th में संविधान तो पढ़ रखे हो, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रखे हो, तो यहाँ तो आप एक अच्छे खासे समझ रखे हो। और जब आप क्लास 12th पढ़ोगे तो पूरे राष्ट्र निर्माण देख लोगे। तो मैंने इसीलिए फिर इंडिया का फॉरेन, अभी अब जस्ट अभी देख पा रहे हैं G20 का समिट भारत में, भारत इसके इस बार प्रेसिडेंसी कहने की लॉजिक ये है कि भारत इसकी पूरा का पूरा वो ये अभी G20 के बैठक के लिए भारत ही इसका क्या कर रहा है, तो उसका ऑब्जर्वर स्टेट बना हुआ, सब कुछ बात कर रहे हैं इस बार। तो कहने की लॉजिक क्या है कि G20 क्या, फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो पूरे के पूरे क्लास 12th में पढ़ना है। और आप इससे अगर नहीं समझ पा रहे हो, अगर आप इसे भी आप सीरियस नहीं ले रहे हो, तो बड़ी दिक्कत होगा। तो पढ़ने के तरीका बदलना होगा। एक फ्रेश बैच, एक न्यू बैच 13 मार्च से शुरू होने जा रहा है। तो वो बच्चे जो अभी तक अपने आप को अंधेरा में रखे हो, तो इनलाइटमेंट की ओर बढ़ना शुरू कर दो। मैं यही कहूँगा, आप डार्क से लाइट की ओर आओ, प्रकाश की ओर आओ, और अच्छे से एक साल जमकर, एक साल तो आप बचा भी नहीं है, तो जो 6 से 7 महीना आपके पास है जमकर मेहनत कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका होने वाला, बस स्वैग के लिए। तो 13 मार्च याद रखें, क्लास 12th के बच्चों के लिए एक न्यू बैच पूरे टीम के साथ हम लोग हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को जो इसमें जो मटेरियल्स मिलने वाले क्लास 12th के बच्चों के लिए, वो हर मटेरियल का तो टेंशन ही नहीं लेना है। मटेरियल के तौर पे आपको एक अच्छे खासे
बुकलेट, साथ ही साथ वेल प्रिपेयर्ड पीडीएफ, हर चैप्टर का पीडीएफ, बुकलेट, साथ साथ अगर मैं टेस्ट के लिए बात कर लूं तो जो आपके जो टेस्ट मटेरियल्स होंगे वो भी गजब का है। मैंने अपने आधार पे टेस्ट मटेरियल को डिजाइन किया और खास करके आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को जो सीयूटी के एग्जाम है या कोई भी चीज का एग्जाम हो, आपको इसको फोड़ दो, मतलब क्लास 12 पढ़ने के बाद सीधा फोड़ देना है, मतलब इसको सोचना नहीं है, इससे एक एक सवाल को बना लेना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए यही जो लेकर आए हैं, एक है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते तो प्रॉब्लम तो होगा ही होगा ना, तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, ऐसे होंगे जिसमें प्रॉब्लम आएंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को बनाएं, कैसे सॉल्व करें, ये होगा। एक होगा डीपीएस, डेली प्रैक्टिस सेट करके होगा, जो आपको सेट मिलेंगे जो नॉर्मली आप अच्छे से बनाओगे, तो एक ये हो जाएंगे। एक सीपीएस, कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सेट, इस पे बेसिक ध्यान देना है। कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसे सेट होंगे जो आप पूरे टॉपिक पढ़ रखा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सब में आपने एक एक चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। तो हर चैप्टर से जो आपने पढ़ रखा है, उस चैप्टर से कंसेप्ट पे आधारित सवाल, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, इसी को बोलते हैं कंसेप्चुअल प्रैक्टिस सेट। तो सपोज कर लो आपने डीपीपी कर लिया है, आपने डीपीएस कर लिया है, और ये मंथ में खास करके 2 बार सीपीएस जो टेस्ट होंगे वो 2 बार होंगे, और इसमें ये देखा जाएगा कि आप लोगों का परफॉर्मेंस क्या है। बेसिक बातें आपको समझ में आ गया हो। और लास्ट का जो कहने की लॉजिक है कि आपका जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वो भी आपके चलेंगे। तो आई होप कि आपको मटेरियल को लेकर के बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेना है, आप हमसे जुड़ सकते हैं और मटेरियल आपको पूरा इन डिटेल आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको हर कुछ मिलेगा, तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं, वेल प्रिपेयर्ड मटेरियल्स आपको मिलेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा क्लास 12 वाले बच्चों को लेकर के। तो मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे बिगिनर्स हैं और जो बच्चे क्लास 12 में, उन दोनों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। तो आप अच्छे से अपने पढ़ाई को शुरू कीजिए, एक अच्छे से एफर्ट लगेगी कि जिससे जो आपका जो पढ़ाई का जो तरीका है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाए। क्योंकि आपको जो कोल्ड ड्रिंक पीना है ना, आम आदमियों को जैसे नहीं, बस ठंडा होने के लिए, स्वैग के लिए, तो एनसीईआरटी भी पढ़ना है ना, बस स्वैग के लिए, आम आदमियों ने बस पास होना है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।